पिछले 10 साल में किसी भी बजट को लेकर के इतनी चर्चा कभी नहीं हुई जितनी इस बार हो रही है। फिर चाहे वो चर्चा संसद के अंदर हो या फिर हो बाहर, पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से बजट को लेकर के बयान दिए जा रहे हैं। बजट को लेकर के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दोनों सदनों में जवाब दिया। उन्होंने बजट सत्र के दौरान विपक्ष ने कई सवाल उठाए, जिसका एक एक करके जवाब वित्त मंत्री ने दिया। फिर चाहे वो बिहार और आंध्र प्रदेश को दिए गए स्पेशल पैकेज की हो या फिर डिफेंस और शिक्षा के लिए जारी बजट की, सरकार ने हर राज्य और हर मत को ध्यान में रखा। लेकिन पक्ष और विपक्ष की इस बहस के बीच बजट का मैसेज आम जनता तक क्या गया, ये समझना बहुत अहम है। बजट क्या जनता की उम्मीदों पर खरा उतरा है? सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक प्रोग्राम में कहा कि दुनिया भारत की तरफ देख रही है। दुनिया भर के निवेशक भारत में आने के इच्छुक हैं। दुनिया भर के नेता भारत को लेकर के सकारात्मक सोच रहे हैं और ये भारतीय उद्योग के लिए स्वर्णिम अवसर है। हमें इस अवसर को गंवाना नहीं चाहिए। घरेलू उद्योग को सरकार के साथ काम करना चाहिए। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए एक साथ काम करना जरूरी है, ये प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा गया। यूपीए सरकार ने जब आखिरी बजट पेश किया था तब वो 16 लाख करोड़ रुपए था, जबकि नरेंद्र मोदी के तीसरे टेन्योर के पहले बजट का जो साइज था वो 48 लाख करोड़ रुपए पहुंच चुका है। इसका मतलब है कि बीते 10 साल में देश के बजट का साइज 3 गुना ज्यादा बढ़ा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर 10 साल में 5 गुना ज्यादा बढ़ा है। अदिति नागर मेरे सहयोगी मेरे साथ इस समय कनेक्टेड हैं। अदिति, इस बार का जो सदन है वो बहुत ही चहल पहल से भरा हुआ लग रहा है। अग्निवीर का मुद्दा हो, कल हमने देखा जाति पर किस तरीके से महाभारत हुई, यानी कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि इस बार कांग्रेस पार्टी जो है और खास तौर पर राहुल गांधी वो अदिति पूरे फॉर्म में नजर आ रहे हैं। जाहिर है चुनाव है और जिस तरीके से महाभारत के रण को यहाँ छेड़ा गया है, अदिति ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा ध्यान जो इस समय कांग्रेस का है वो है हरियाणा के विधानसभा चुनाव को लेकर, और इसी मुद्दे पर अब जाति की जो राजनीति है वो सदन के अंदर भी हो रही है। बिल्कुल, देखिए कल जब ये तमाम चीज़ें हुई, जिस समय अनुराग ठाकुर का भाषण हुआ और उसके बाद राहुल गांधी बीच में बोले और उसके बाद शशि थरूर का भाषण हुआ, और ये तमाम चीज़ों के बीच में जब निर्मला सीतारमण आई और उन्होंने अपना भाषण दिया और उन्होंने वक्तव्य, पहली बार ऐसा हुआ कि एफएम का वक्तव्य पॉलिटिकल था, जिसमें उन्होंने कहा कि हलवे को लेकर किस तरह की राजनीति हो रही है। उसमें उन्होंने बताया कि हमने क्या क्या काम किए हैं। उसमें उन्होंने हर बात का जवाब देते हुए उन्होंने राहुल गांधी, गांधी परिवार, सोनिया गांधी से लेकर इंदिरा गांधी, नेहरू, इन तमाम लोगों की जाति, इन तमाम लोगों के कार्य करने के तरीके और जब सरकारें थी तो वो जाति प्रणाली को कैसा समझती हैं उस पर बातचीत करी। देखिए उसके बाद सबसे बड़ा हंगामा तब होता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्वीट करके कहते हैं कि जो ये युवा नेता हैं अनुराग ठाकुर, इनकी स्पीच सुननी ज़रूरी है, और उसके बाद ये सारा बवाल खड़ा होता है। उसके बाद हम ऑफ रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता से मुलाकात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि निर्मला सीतारमण ने आज पॉलिटिकल भाषण दिया और तमाम बातों में बात करते हैं, तो बीजेपी का स्टैंड, ये तमाम बात बताने का मकसद मेरा इसलिए है क्योंकि बीजेपी का ये मानना है कि जब राहुल गांधी चाहे अखिलेश यादव हर व्यक्ति से उनकी जाति का सवाल करते हैं, ब्राह्मण है तो कुछ और सवाल करते हैं, सबसे जाति का सवाल करते हैं, और वहीं अगर अनुराग ठाकुर ने जाति पर सवाल कर लिया तो कहीं ना कहीं मिर्ची लग जाती है। ये बीजेपी का स्टैंड है। अब आपने देखा होगा कि आज जैसे ही प्रश्नकाल शुरू हुआ तो वेल में आ गए कांग्रेस के नेता, विपक्षी नेता, और तख्तियां लटकाई। ओम बिरला ने ये कहा कि बीएसी की बैठक में, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में इस बात पर तय हो चुका है और इस बात पर विपक्ष ने सहमति जताई है कि कोई भी ना तख्तियां लेकर आएगा और कोई भी इस तरह का इंडिसिप्लिन नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में जब आज तख्तियां लटकाई गई, ये कहा गया कि वी वांट जाति जनगणना, वी वांट कास्ट सेंसस, ऐसी बातें हुई, उसको लेकर हंगामा हुआ। हंगामा इतना तेज बढ़ा शिखा कि लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा कुछ देर के लिए, लोकसभा की कार्रवाई को रोका गया। ऐसे में किरण रिजिजू ने भी यही सवाल किए। किरण रिजिजू ने कांग्रेस की मंशा पर सवाल किए। किरण रिजिजू ने कहा कि आप देश को बरगलाने का काम करते हैं, आप देश को तोड़ने का काम करते हैं। और ओम बिरला ने भी दो टूक शब्दों में कहा कि क्योंकि आपके पास कोई मुद्दा नहीं है विपक्ष को लेकर, ऐसे में आप केवल जाति के नाम पर या आपको हंगामा करना आता है। तो चाहे कल शाम से भले ही निर्मला सीतारमण का 1.5 घंटे से ज्यादा का भाषण शांति से चला हो, लेकिन ये प्लानिंग के साथ हुआ कि आज विपक्ष ने हंगामा किया और आज लगातार हंगामा हुआ। ये बात अलग है कि चर्चा में
प्रश्नकाल के दौरान चर्चा चलती रही, वहीं वायनाड को लेकर चर्चा चलती रही, और वायनाड में कितनी मौत हो गई, कितने लोग अभी गायब हैं, उसको लेकर चर्चा हुई, चिंता जताई गई। लेकिन जाति के नाम पर, तो अब आपका सवाल ये है कि राजनीति जाति की ओर दिशा दिख रही है। देखिए, बहुत इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जैसे ही संसद का सत्र 12 तारीख तक चलेगा, लेकिन 9 तारीख तक संभवतः ये सत्र खत्म हो जाएगा, और उसके बाद जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो अब महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड की राजनीति करेंगे। आपने देखा कि कैसे विपक्ष ने ये कहा कि हम आएंगे तो एमएसपी लेकर आएंगे, हम आएंगे तो जाति जनगणना करेंगे। ये दो ऐसे मुख्य मुद्दे हैं जो इस चुनाव में जाते नजर आ रहे हैं, और अब भारतीय जनता पार्टी को या एनडीए को इसका तोड़ ढूंढना होगा, क्योंकि किसान, आप देखिए महाराष्ट्र किसान बाहुल्य है, आप देखिए हरियाणा किसान बाहुल्य है। ऐसी स्थिति में और जाति जनगणना सीधे सीधे, क्योंकि हरियाणा में जाट वर्सेस ऑल की राजनीति भाजपा करती है, ऐसे में जब ऑल ही ऑल नहीं रहेगा, ऑल ही टूट जाएगा, और विपक्ष यही कोशिश कर रही है कि जाति के नाम पर, क्योंकि जाति जनगणना होगी तो रियल सेंसस पता लगेगा कि किसका, पिछले 2011 के बाद से आज 2024 है, जाति जनगणना नहीं हुई है, फिर महिला आरक्षण की बात होगी, तो जो देश की आधी आबादी का पूरा वोट भाजपा को मिलने की उम्मीद जताई जाती है, मध्य प्रदेश के बाद ये ट्रेंड है। ऐसी स्थिति में ये बोला जा रहा है कि महिला आरक्षण मिलेगा कैसे, जब तक जाति जनगणना नहीं होगी तब तक महिला आरक्षण नहीं होगा। अच्छा अदिति, सदन में हमने देखा अनुराग ठाकुर जिस